हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक नया टॉपिक नहीं है, वही हम लोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले लोड्स की वीडियो आपके साथ शेयर कर दी गई है, पार्ट 1 वीडियो। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ मैं पार्ट 1 के बारे में कि क्या था उसमें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमें आगे भी पार्ट 2 कंप्लीट करना है आज। पार्ट 1 में अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था लोड्स के बारे में। लोड क्या है, जो कि हल्का सा हिंट देता हूँ आपको। एक्सटर्नल फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट होती है तो उस बॉडी के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वो लोड है। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। कोई भी एक्स बॉडी है, रैंडमली कोई भी बॉडी आप ले सकते हैं, कोई भी एक्स बॉडी है, इसके ऊपर बाहरी फोर्स आई, एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है, एरो है आपका एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बट एक्सटर्नल फोर्स आपकी इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रही है, इस पे लग रही है, तो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए वो लोड है। एक्सटर्नल फोर्स जो किसी भी बॉडी पे आके लगती है, उस बॉडी के लिए वो क्या है, वो लोड है, भार, जिसको हम बोल देते हैं, है ना, कि भार आ रहा है उसके ऊपर। तो ये था हमारा लोड, जो कि हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सिंबल क्या है, जस्टिफाइड सिंबल ऑफ द लोड, इसके यूनिट्स क्या हैं, कैसे आपको यूनिट्स याद रखने हैं, न्यूटन इसके यूनिट्स हैं, है ना, तो कैसे याद रखने हैं, सब हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो पार्ट 1 देखने के लिए मेरी आपको पर्सनल सजेशन है कि पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल में लोड्स के बारे में हमने डिस्कस किया उसमें। सिर्फ लोड्स के बारे में ही नहीं, उसके टाइप्स भी, सारे टाइप्स तो पॉसिबल नहीं हो पाए, तो इसकी टोटल 5 कैटेगरीज हैं लोड्स की। अगर हम कैटेगराइज करते हैं एज पर द डिजाइन क्राइटेरिया, एज पर द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द मेंबर, एज पर द एक्शन ऑफ द लोड, कि कैसे लोड किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, एज पर द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में लोड्स एक्ट हो सकते हैं, एज पर द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये सब हमने ओवरऑल पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया, ठीक है। और डिटेल में एज पर द डिजाइन क्राइटेरिया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द लोड डिटेल में हमने पार्ट 1 में डिस्कस की है, जिसमें हमने डिस्कस किया था डेड लोड क्या है, सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी, लाइव लोड क्या है, इम्पोज लोड क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाइव लोड एंड इम्पोज लोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, स्नो लोड, इतने टाइप्स के लोड्स हैं जो किसी बिल्डिंग के ऊपर भी लगते हैं, या अर्थक्वेक लोड तो किसी के ऊपर भी लगता है, बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग में फर्नीचर पड़ा है उसके ऊपर, आप अगर वहां पे खड़े हैं तो आपके ऊपर भी, जी हाँ, आपके ऊपर भी अर्थक्वेक का फोर्सेस का, अर्थक्वेक लोड जो है वो अप्लाई होता है। जब अर्थक्वेक आता है तभी तो आपको फील होता है ना कि कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं। कैसे अर्थक्वेक एक्ट होता है आपके ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर, जो अर्थक्वेक फोर्सेस हैं वो हॉरिजॉन्टल शेकिंग करती हैं, तो ऐसे शेक हो रहा है। मान लो कोई बॉडी है धरती के ऊपर पड़ी हुई है, सपोज ये अर्थ है आपकी, तो अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो कैसे फोर्सेस एक्ट होती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल। सी जैसे मैंने अपना हैंड हिलाना स्टार्ट किया, हॉरिजॉन्टल शेकिंग स्टार्ट की, बॉडी अपने आप हिलना स्टार्ट कर दिया बॉडी ने, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी खत्म होगी बॉडी की। तो ऐसी बिल्डिंग्स हमारी नीचे गिर जाती हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है जब अर्थक्वेक आता है। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स खड़ी रह जाती हैं, वीक बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, चलो वो एक अलग टॉपिक है। तो हमने काफ़ी डिटेल में फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस की थी पार्ट 1 में, तो उसका लिंक मैंने, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की बजाय आप उस वीडियो को देखो, आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे वो इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज सेकंड कैटेगरी आज हम डिस्कस करनी स्टार्ट करेंगे, एज पर द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द मेंबर। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मार्कर है, ठीक है, मार्कर लेके बैठे हैं, तो मार्कर के ऊपर अगर लोड अप्लाई होगा तो ऐसे कितने टाइप्स के लोड हैं कि जिनके कारण अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा मार्कर के ऊपर। एग्जाम्पल, अगर मैं रबर बैंड लेके चलूं, रबर बैंड, उसको आप स्ट्रेच करोगे दोनों हाथों से तो क्या होगा, एक नए टाइप की चेंजेस आएंगे, नए टाइप का इफेक्ट होगा। इफेक्ट क्या होगा, लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। दूसरी तरफ आपके पास मान लो स्पंज है, स्पंज, आप स्पंज को अपने हैंड पे रखोगे, उसको आगे कंप्रेस करोगे, तो ये भी एक नए टाइप का लोड है, कंप्रेसिव लोड, जिसको हम बोलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हमने कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया, उसको कंप्रेस किया, तो क्या हुआ, फिर से कुछ नया इफेक्ट आया। पहले वाले केस में लेंथ इंक्रीज हो रही थी, बट इस केस में लेंथ कम हो रही है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अलग अलग टाइप्स के कुछ ऐसे लोड्स हैं जिनके इफेक्ट भी अलग अलग हैं। तो वही हमने लोड्स डिस्कस करने हैं, आपके टोटल 5 लोड्स हैं ऐसे।
टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर लोड, टॉर्सनल लोड एंड बेंडिंग लोड। तो 5 तरह के ऐसे लोड्स हैं जिनके इफेक्ट भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेंसाइल लोड क्या है। द वेरी फर्स्ट वन, टेंसाइल लोड इज व्हेन 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। मतलब क्या है इसका, मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी सी बॉडी है, ए बॉडी है। अब ए बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगती हैं कैसे, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी के सरफेस की तरफ नहीं, उसके ऑपोजिट साइड पे फोर्स लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं पुल। पुल मतलब हम किसी भी बॉडी को खींच रहे हैं, उस बॉडी के सरफेस की बजाय हम उसके ऑपोजिट साइड पे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो खींचना, पुल। तो वो क्या है आपका टेंसाइल लोड। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी रबर बैंड, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने का मतलब क्या था, दोनों तरफ से आपने खींच लिया, तो वो क्या था, पुल। पुल मतलब खींचना, है ना। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में डोर्स पे लिखा होता है पुल, पुश। तो पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, अपनी तरफ खींचना। तो वही हमने इस पे लोड अप्लाई किया, उसको खींचा, बॉडी को दोनों तरफ से खींचा। तो इसमें होगा क्या, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे, बॉडी की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये थी हमारी ओरिजिनल लेंथ, है ना, L मान लेते हैं। तो चेंजेस क्या आए, चेंजेस आए इसमें, इतना पोर्शन बॉडी का इंक्रीज हो गया, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो जब किसी फोर्स से बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, चेंजेस आते हैं, चेंज इन द लेंथ। ये क्या है, चेंज इन डायमेंशन ही है ना आपकी, चेंज इन डायमेंशन कह सकते हो, चेंज इन लेंथ कह सकते हो, क्योंकि लेंथ के पैरेलल चेंजेस आए हैं। तो जब किसी बॉडी में चेंज इन डायमेंशन तो होती ही है, बट किस टाइप की चेंज इन डायमेंशन, इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन डायमेंशन। जब लेंथ इंक्रीज करती है तो किस लोड के कारण करती है, वो करती है टेंसाइल लोड के कारण। तो ये था आपका टेंसाइल लोड, जिसके कारण उसकी लेंथ इंक्रीज हुई। ठीक है। सेकंड है आपका कंप्रेसिव लोड। आई एम श्योर कि आपको टेंसाइल लोड समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर टेंसाइल लोड समझ में आ गया तो बड़ा इजी है आपका कंप्रेसिव लोड, क्योंकि कंप्रेसिव लोड टेंसाइल लोड के बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे, कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड क्या है, व्हेन 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ बॉडी। कैसे, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ही बॉडी ले लेते हैं ए। अब इस केस में क्या है, कंप्रेसिव लोड व्हेन 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ बॉडी। सी, अब फोर्स लग रही है बॉडी के सरफेस की तरफ। जैसे मार्कर है, तो मार्कर को फोर्स कैसे लग रही है, उसकी सरफेस की तरफ। ठीक है, तो टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ बॉडी। अब इस केस को क्या कह सकते हैं, ये फोर्स है इस सरफेस की तरफ लग रही है, वो फोर्स उस सरफेस की तरफ लग रही है। मतलब क्या है, दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं हम सरफेस को, दोनों तरफ से बॉडी की सरफेस को पुश कर रहे हैं, इसीलिए हम इस लोड को पुश भी बोलते हैं। ठीक है, टेंसाइल लोड को क्या बोलते थे, पुल, मतलब खींच रहे थे हम लोग। और कंप्रेसिव लोड को बोलते हैं पुश, मतलब दबाना, प्रेस करना, दबाना, कैसे भी आप कह सकते हो। वो ये एग्जांपल ली थी रेस्टोरेंट्स के डोर्स वाली, उस पर पुश और पुल लिखा होता है। पुल का मतलब होता है कि आप उस डोर को खींचते हो अपनी तरफ, और पुश का मतलब क्या होता है, आप उसको दबाते हो, मतलब प्रेस करते हो आगे की तरफ, इसलिए डोर अंदर को खुल जाता है फिर, है ना। तो सेम ही चीज है, पुश मतलब कंप्रेसिव लोड। अब लोड अप्लाई हो गया टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ बॉडी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट। इफ लोड इज देयर देन डेफिनेटली सम चेंजेस विल बी देयर, है ना। तो चेंज क्या है इसमें, चेंज इन लेंथ। तो भाई चेंज इन लेंथ तो यहां पे भी थी, किस टाइप की चेंज इन लेंथ, इसमें थी इंक्रीज इन लेंथ, बट इसमें क्या है, डिक्रीज इन लेंथ। ये आपकी ओरिजिनल डायमेंशन है, एल कह सकते हो आप। तो न्यू डायमेंशन क्या है आपकी, एल न्यू, ऐसे ही मैं सिंबल्स ले रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए। तो नई लेंथ आ गई आपकी। तो चेंज क्या हुआ, चेंज इन डायमेंशन क्या है, इसमें चेंज इन डायमेंशन है डिक्रीज, डिक्रीज इन लेंथ। समझ में आ गया। तो इस लोड पे इफेक्ट अलग था, इस लोड पे इफेक्ट अलग है। क्या इफेक्ट है, डिक्रीज इन लेंथ। क्लियर। एक चीज और है, अब जब किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है लोड के कारण, किस लोड के कारण इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली टेंसाइल लोड के कारण। जब टेंसाइल लोड होगा तो ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज होगी।
तो जितना पोर्शन बॉडी का इंक्रीज हुआ उसको हम लेके चलते हैं पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कह दिया कि भाई बॉडी की जो एक्चुअल लेंथ थी वो थी 10 सेंटीमीटर, अब बॉडी की जो न्यू लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना आया? चेंज इन लेंथ आया 2 सेंटीमीटर का, है ना। 2 सेंटीमीटर का चेंज इन लेंथ आया क्योंकि नई लेंथ है आपकी 12, ओरिजिनल लेंथ थी आपकी 10, तो 12 माइनस 10 चेंज कितना आया? 2 सेंटीमीटर। अब ये तो पता लग गया कि भाई 2 सेंटीमीटर का चेंज है। अब चेंज कौन सा है? इंक्रीज है कि डिक्रीज है? वो कैसे पता लगेगा? इसको भी देख लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ आपकी मान लो 10 है, शॉर्ट होने के बाद, डिक्रीज होने के बाद जो न्यू लेंथ है वो आपकी आ गई 8, है ना। तो इसमें भी 2 सेंटीमीटर आ गया। तो कैसे पता लगेगा 2 सेंटीमीटर कौन सा है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो उसके लिए हम सिंबल या फिर आप कह सकते हैं साइन, है ना। मैथमेटिक्स में हम साइन यूज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो हमारी वैल्यू होगी पॉजिटिव। ये कितनी इंक्रीज हुई, कितनी चेंज हुई, वो पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव हमें बताएगा कि वो इंक्रीज है। अब अगर डिक्रीज हो रही है तो हम वहां पे लगाएंगे नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन ही हमें बताएगा कि लेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो था हमारा टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव लोड। तो बड़े इजीली अब आप सेम ही कंसेप्ट है, इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंडली, टेंसाइल लोड में इंक्रीज लेंथ होती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू, हम पॉजिटिव के साथ उसको डिनोट करते हैं। कंप्रेसिव लोड में जो आपकी लेंथ है, डायमेंशन है, वो डिक्रीज होती है तो ऑब्वियसली हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि उसको सिंबलाइज और जस्टिफाई कर सकें कि वो डिक्रीज हो रही है ना। तो ये है हमारे टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। इसके बाद आता है थर्ड वन, शियर लोड। पहले रेस कर दें इसको फटाफट से। चलिए, अब है थर्ड वन, शियर लोड। अब शियर लोड क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। शियर लोड है जिसमें टेंजेंशियल फोर्सेस लगती हैं। टेंजेंशियल फोर्सेस, टेंसाइल लोड में मैंने बताया पुल लगता है, कंप्रेसिव में पुश लगता है। अब शियर लोड में क्या लगता है? टेंजेंशियल फोर्सेस। पहले लिख दूं मैं, टेंजेंशियल फोर्सेस। अब टेंजेंशियल फोर्सेस क्या है? एग्जांपल देखो, पहले आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, फिर बोर्ड पे समझाता हूं। आपके मान लो 2 हैंड्स हैं, है ना। 2 हैंड्स क्या हैं? अलग अलग 2 बॉडी हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। अब मान लीजिए सर्दियों में आप क्या करते हैं, जब बहुत सारी ठंड लग रही होती है उस टाइम पे आपको हीट चाहिए होती है ना। तो आप क्या करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग्स में, आप भी करते होगे, मैं भी करता हूँ, दोनों हैंड्स जोड़ के हम ऐसे करते हैं, रब करते हैं। उसको रब करने से क्या होता है? फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन से हीट मिलती है हमें, तो हम ठंड से बच जाते हैं। अब इसी कंसेप्ट को समझना है। ये आपकी एक बॉडी है, ये आपकी दूसरी बॉडी है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हुआ क्या, एक बॉडी पे हमने ऊपर को फोर्स लगाई और दूसरी बॉडी पे हमने ऑपोजिट नीचे को फोर्स लगाई। एक ही बॉडी पे 2 फोर्सेस नहीं लगानी। टेंजेंशियल फोर्सेस का मतलब क्या है? 2 बॉडियां आपके पास और एक पे आपने ऊपर को फोर्स लगाई और दूसरी पे नीचे को, ऑपोजिट साइड। अब हुआ क्या, एक ऊपर एक नीचे, सी। अब क्या हो गया, अब ऑपोजिट कर दिया, वाइस वर्सा। अब इस वाले हैंड पे नीचे को फोर्स कर दी, इस वाले हैंड पे ऊपर को फोर्स कर दी, सी। अब इसी को जब कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो गया, मूवमेंट स्टार्ट होगी ना, ये वाली जो हम रूटीन में करते हैं सर्दियों में। इससे क्या होगा, दोनों सरफेसेस में फ्रिक्शन पैदा होगी जिससे हीट मिलेगी। वही क्या है, टेंजेंशियल फोर्सेस। आइए फिर से देखते हैं एक बार। मान लीजिए आपके पास 2 बॉडीज हैं, कोई भी ले लो, ए है एक तो, अब दूसरी बॉडी है आपके पास बी। ठीक है, अब ये क्या बन गई, कॉमन सरफेस बन गई दोनों की, दोनों बॉडीज की। अब टेंजेंशियल फोर्सेस क्या है, जब एक बॉडी पे हमने एक तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगाई और दूसरी बॉडी पे भी हमने बाहर की तरफ फोर्स लगा दी, ऑपोजिट फोर्सेस। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ऑपोजिट फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, इधर भी लगा दी लेफ्ट की तरफ और यहां पे भी आपने टूवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगा दी, तो उस केस में क्या होगा, दोनों बॉडीज आपकी लेफ्ट को मूव करेंगी, है ना। तो फ्रिक्शन तो कोई पैदा हुई नहीं उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेंजेंशियल फोर्सेस क्या है, दोनों बॉडीज पे अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं बट ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन में नहीं। चलिए, ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। अब ऑपोजिट फोर्सेस बाहर की तरफ भी हो सकती हैं, और सेकंड केस क्या बन सकता है इनका, ऑपोजिट फोर्सेस आपकी अंदर की तरफ भी हो सकती हैं। ऐसे है तो ये भी ऑपोजिट फोर्सेस ना एक दूसरे के,
तो बाहर की तरफ भी हो सकती हैं, अंदर की तरफ भी हो सकती हैं। अब दोनों केसेस में होगा क्या, ए बॉडी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, बी बॉडी राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो दोनों कॉमन सरफेस जो है यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगी। ठीक है, वही हैंड वाला रूल बन गया ना। अब दूसरे केस में क्या है, ए बॉडी जो है आपकी ऊपर वाली और नीचे वाली बी, ए बॉडी आपकी टूवर्ड्स राइट जाने की कोशिश करेगी क्योंकि फोर्स टूवर्ड्स राइट है, बी बॉडी आपकी टूवर्ड्स लेफ्ट जाने की कोशिश करेगी क्योंकि फोर्स आपकी टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो इसमें क्या होगा, ये बॉडी उधर गई, वो बॉडी इधर गई, कॉमन सरफेस पे फ्रिक्शन पैदा होगी, है ना, रगड़ होगी, तो उससे क्या होगा, हीट। तो इसी फोर्सेस को, इसी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस को, या आप कह सकते हो इन टाइप की फोर्सेस को क्या बोलते हैं, या टेंजेंशियल फोर्सेस को क्या बोलते हैं, शियर लोड। ठीक है, क्योंकि वो बाहर की फोर्स है, बाहरी फोर्स है जो हमने लगाई बॉडी के ऊपर, तो वो बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस बन गई इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियली क्या बन गया आपका, शियर लोड। समझ में आ गया, बड़ा इजी कंसेप्ट है, सेम हम रूटीन में यूज करते हैं इसी चीज को। तो वो क्या है आपका, शियर लोड। एक सिंगल टर्म में अगर आपको समझाना हो कि शियर लोड क्या है, तो शियर लोड कुछ नहीं है, टेंजेंशियल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्सेस। क्लियर। उसके बाद आता है आपका टॉर्जनल लोड, फोर्थ वन, टॉर्जनल लोड। आपको नाम ही आंसर बता रहा है टॉर्जनल लोड क्या है। टॉर्जनल लोड को हम ट्विस्टिंग लोड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिख देता हूं मैं यहीं पे, टॉर्जनल लोड को ट्विस्टिंग लोड भी बोल देते हैं। अब तो भाई आई एम श्योर कि सबको हिंट मिल गया होगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ट्विस्टिंग तो सबको पता ही है, ट्विस्ट करना, है ना। मान लीजिए मेरे पास रस्सी है, कोई भी मार्कर नहीं है, सपोज रस्सी है। अब इस रस्सी को मैं रोटेट कर रहा हूँ, कैप को देखो, कैप है ना, कैप घूम रहा है ना, तो कैसे रोटेट हो रहा है कैप इसका, मैं इस पे मेरी हैंड की मूवमेंट देखो, मैं कुछ रोटेशनल फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, रोटेशनल फोर्सेस अप्लाई होंगी तभी कैप रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशनल फोर्सेस जो मैं कैप को अप्लाई कर रहा हूँ उसकी रोटेशन बनाने के लिए, वो फोर्सेस क्या हैं, वो आपकी टॉर्जनल फोर्सेस या ट्विस्टिंग फोर्सेस, ट्विस्टिंग लोड। समझ में आ गया ना, बड़ा इजी कंसेप्ट था। एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो आप रूटीन में अपने घरों में देखते ही हैं, कारपेंटर लगा होगा कभी ना कभी, आपने भी किया होगा। आप जब किसी स्क्रू को पंच करते हैं किसी भी बोर्ड में या वुडन मटेरियल में विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, तो आप क्या करते हो, मान लो ये स्क्रू है और स्क्रू ड्राइवर के साथ आप रोटेट करते हो, फोर्सेस अप्लाई करते हो स्क्रू को, तो स्क्रू जिसके भी अंदर लकड़ी के अंदर आपको पंच करना है तो अंदर पंच हो जाता है, वो अंदर चला जाता है उसके। कैसे, आप रोटेशनल फोर्सेस अप्लाई करते हो तब वो रोटेट होके अंदर चला जाता है। तो क्या है वो, टॉर्जनल फोर्सेस और ट्विस्टिंग फोर्सेस। क्लियर, जिसको हम ट्विस्टिंग लोड भी बोल देते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं, है ना। अब लास्ट वाला है इसमें बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड क्या है, बेंडिंग का मतलब तो आपको सबको पता ही है। बेंडिंग लोड, बेंडिंग मतलब मान लीजिए आपकी ये कोई सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर आपने लोड लगा दिया। अब लोड लगाने से क्या होगा, कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ना। तो इफेक्ट क्या आ गया, सपोज ये बेंड होगी थोड़ी सी नीचे की तरफ, अब ये बेंड होगी नीचे की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन आ गई, है ना, कुछ डिफ्लेक्शन आ गई नीचे की तरफ, वो क्या है आपकी, वो आपकी बेंडिंग है। अब जिस लोड के कारण वो बेंडिंग आई, वो लोड क्या है, बेंडिंग लोड। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, अगर आपने देखा होगा आपके घरों में रूटीन, ये डेली लाइफ का काम है। अगर आपने वीडियो 1 पार्ट 1 देखा है ना लोड का, तो आप समझ गए होंगे कि ये लोड जो है हम डेली लाइफ में हर टाइप का लोड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई करते हैं। इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। डेली आप कुछ भी काम करते हो ना, आपको लोड अप्लाई करना ही पड़ेगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। आप कपड़े धोते हो घर पे, है ना, वॉशिंग करते हो, आपकी मॉम्स वो कपड़ों की वॉशिंग करते हैं संडे वीकेंड्स पे। तो कपड़े वॉश करने के बाद, कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, हम कपड़ों को ड्राई करते हैं, सन ड्राई में वायर्स के ऊपर डाल देते हैं, है ना। तो अगर आपने देखा होगा आपकी जो कपड़े सुखाने वाली वायर है वो एक एंड से ए पे बंधी होती है और दूसरे एंड पे बी पे बंधी होती है, वॉल्स पे, है ना। तो ये आपकी क्या है, वायर। अब इसी वायर पे आपने कपड़े डाल दिए। कपड़े डालने से क्या होगा, कपड़ों का भी तो कुछ वेट है ना, सेल्फ वेट। तो कपड़े डालने से क्या होता है, आप देखोगे कि वायर आपकी नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्शन आ जाती है, उसमें बेंडिंग आ जाती है। तो कैसे आई वो, तो वायर में जिस लोड के कारण बेंडिंग आई वो क्या है, बेंडिंग लोड।
है ना। तो कपड़े वायर के ऊपर कौन सा लोड अप्लाई कर रहे हैं, वो बेंडिंग लोड अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण डिफ्लेक्शन आ रही है और अपना मेंबर डिफ्लेक्ट हो रहा है, बेंट हो रहा है। तो वो क्या है, बेंडिंग लोड। और अगर आपने देखा हो टोटल 5 तरह के हमने इस कैटेगरी में लोड के टाइप्स डिस्कस किए, और 5 तरह में इफेक्ट अलग अलग आ रहा है मेंबर्स के ऊपर। किसी में लेंथ इंक्रीज हो रही है, किसी में डिक्रीज हो रही है, किसी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, किसी में रोटेशनल फोर्सेस होने के कारण मेंबर अंदर रोटेट कर रहा है, बेंडिंग, किसी में मेंबर हमारा बेंड हो रहा है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी हो सकता है। सेम वायर है, हम नीचे को लोड अप्लाई करने के बजाय मान लो ऊपर को लोड अप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो ऊपर को बेंड हो जाएगी, है ना। लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना। तो वो क्या हो गया, बेंडिंग लोड। ठीक है जी। तो ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बड़े अच्छे से आप कर सकते हो इसको। बड़े इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, वैसे भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं लोड्स के बारे में, क्योंकि कुछ नया नहीं है, किसी के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, डेली लाइफ का कंसेप्ट है जो हम रूटीन में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट करने के बजाय आगे चलते हैं थर्ड कैटेगरी पे, एज पर द एक्शन ऑफ लोड। पहले इसको रेज कर दें। अब थर्ड कैटेगरी है हमारी एज पर द एक्शन ऑफ लोड। एक्शन ऑफ लोड का मतलब क्या है कि इतने टाइप्स के हमने लोड डिस्कस किए, कोई भी लोड, किसी भी टाइप का लोड किसी भी बॉडी के ऊपर कैसे अप्लाई होता है, किस वे में अप्लाई होता है। वो कितने वेज हैं, वो 3 है। 3 तरह से ही आप कोई भी टाइप का लोड, कितनी भी मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी का, कितने भी अमाउंट का लोड 3 कैटेगरी में ही अप्लाई होगा, इसके अलावा अप्लाई नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले आते हैं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड, नाम ही आपको आंसर दे रहा है। पॉइंट लोड मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोड एक्ट हो रहा है वो पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड को हम कंसंट्रेटेड लोड भी बोल देते हैं। काफी बुक्स में आप देखोगे कंसंट्रेटेड लोड ये टर्म यूज की होती है, तो उसका मतलब नया कुछ नहीं है, वो आपका पॉइंट लोड ही है। अगर हम डायग्राम के साथ देखें, सबसे पहले मान लीजिए ये आपका कोई भी मेंबर है ना। अब इस मेंबर के ऊपर इसकी लेंथ तो इतनी है ना, अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर है। अब बजाय कि 10 सेंटीमीटर पूरी लेंथ के ऊपर लोड अप्लाई होने के, मैंने एक कॉर्नर पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। ठीक है, अब इस लोड को क्या बोलेंगे, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, वो आपका पॉइंट लोड है। इफेक्ट तो आएगा, देखो इस लोड के कारण बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो हमारा पॉइंट नहीं है, वो हमने ऑलरेडी सेकंड कैटेगरी में कर लिया। लेकिन लोड लग कैसे रहा है, लोड लग रहा है आपका पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। अब इसकी पहचान क्या है, मान लो आपका कोई मेंबर है ए टू बी, कोई भी मेंबर है। अब इस मेंबर के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब लोड अप्लाई होता है, लोड का सिंबल क्या है, अगर आपको याद होगा, आपने वीडियो 1 देखी होगी ना, तो लोड का सिंबल है P। तो P जब लोड अप्लाई हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उसके यूनिट्स क्या होंगे, उसके यूनिट्स होंगे न्यूटन और किलो न्यूटन, है ना, न्यूटन और किलो न्यूटन। और यही पहचान है पॉइंट लोड की। मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, देयर इज वन मेंबर, आपके पास कोई भी एक मेंबर है एंड 10 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग एट सी पॉइंट ऑफ द मेंबर। 10 किलो न्यूटन लोड है जो सी पॉइंट पे लग रहा है एक मेंबर के। तो कैसे पता करोगे कि वो कौन सा लोड है? वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वैल्यू आपको दे रखी है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो किलो न्यूटन किसके यूनिट्स हैं, पॉइंट लोड के। तो मतलब सी पॉइंट जहां पे भी है आप उसको एरो से लोड मार्क कर दोगे, उसकी वैल्यू अब क्या होगी इसमें, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन, न्यूटन है तो न्यूटन। ये भी कंसेप्ट न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, ये सब हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको देख के ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने में, वहीं पे क्लिक करो और देख लो। ठीक है, तो एरो है इसका जस्टिफाई करने के लिए कि पॉइंट लोड को एक्सप्रेस कैसे करना है, पॉइंट लोड को दिखाना कैसे है डायग्राम में, तो एरो के साथ दिखाते हैं हम कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो उसके यूनिट्स क्या होंगे, कैसे पहचान करेंगे कि वो पॉइंट लोड है, उसके यूनिट्स के साथ, जो कि न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूडीएल लोड। यूडीएल लोड क्या है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लिख दूं यहां पे, वैसे आई एम श्योर कि सबको पता लग गया होगा, थोड़ा जल्दबाजी में लिख देता हूं, ये स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग। यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो फिर से नेम इज गिविंग द आंसर। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस बॉडी। आपके पास कोई भी एक मेंबर है, बॉडी है, अब इसके ऊपर सपोज मैंने अपना लोड लगाना है कुछ, तो लोड ऐसे लगाने की बजाय, जो कि पॉइंट लोड था, मैंने लोड लगा दिया ऐसे। अगर आप देखोगे अब क्या हुआ, पूरी लेंथ पे लोड लगा हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, हर पॉइंट पे लोड सेम है, कोई चेंजेस नहीं है सी। अदरवाइज एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक और मार्कर ले लेता हूं। अब दो मार्कर्स हैं मेरे पास, एक मार्कर के ऊपर मैंने दूसरा मार्कर रख दिया, तो अब हुआ क्या, ऊपर वाले मार्कर का जो सारा लोड है किस पे जा रहा है, पहले वाले मार्कर पे। कैसे जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होके, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लोड लग रहा, पूरी की पूरी लेंथ पे लोड लग रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं डायग्राम्स में, वो भी आपको दिखा देता हूं। मान लो कोई भी एक मेंबर है ए टू बी, कोई भी ले लो आप, ठीक है, एक मेंबर है ए टू बी। अब यूडीएल को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मान लीजिए ए से लेके सी तक यूडीएल लोड लग रहा है और डी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। तो यूडीएल को हम एक्सप्रेस करेंगे इस वे में और पॉइंट लोड को एक्सप्रेस करेंगे एरो से, ठीक है। अब पॉइंट लोड के यूनिट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट विल बी इन फॉर्म ऑफ न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन एटसेट्रा। बट यूडीएल के यूनिट्स क्या होते हैं, यूडीएल के यूनिट्स होते हैं हमारे, देखो हर पॉइंट पे लोड लग रहा है, ए टू सी जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे लोड की इंटेंसिटी सेम है, तभी तो हम कह रहे हैं ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लेंथ पे, जो भी आपको गिवन है। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होते हैं आपके न्यूटन पर मीटर लेंथ, किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ, मेगा न्यूटन पर मीटर लेंथ, न्यूटन पर सेंटीमीटर लेंथ, न्यूटन पर एमएम लेंथ। मतलब इसी फॉर्मेट में आपके यूनिट्स होते हैं, न्यूटन पर वट आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, एमएम भी हो सकते हैं, है ना। तो न्यूटन पर लेंथ, लेंथ के जो भी यूनिट्स हैं आपके, तभी पता लगेगा कि यूडीएल लोड है। मान लो आपके पास कोई स्टेटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग एट ए टू बी, तो कैसे पता लगेगा, ए टू बी है आपके पास और क्वेश्चन है 5 किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग। सो उसने ये नहीं बताया कि वो यूडीएल है कि पॉइंट लोड है। आपने देखा क्या, आपने देखा कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ए टू बी, मतलब ए से लेके बी तक वो यूडीएल है। कैसे पहचान आई, यूनिट्स से, ठीक है। लोड के यूनिट्स हमारे न्यूटन होते हैं, वो तो पता ही है, पर मीटर लेंथ, पर सेंटीमीटर लेंथ भी हो सकती है, पर एमएम लेंथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है वो कौन सा है, यूडीएल है। थर्ड टाइप आता है हमारा यूवीएल। ये यू है, वी एल, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको भी लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख दूं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। भाई देख लेना, यूएनआई यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना आप भी। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मैं भी थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं ताकि बहुत लंबी ना वीडियो चली जाए कि आप लोग भी बोर हो जाओ। मेरा मकसद है आपको जस्ट समझाना, तो वही मैं कर रहा हूं, अब आपका काम है उसको सीखना। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नाम ही आपको आंसर दे रहा है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। इसमें क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे लेंथ पे, अब इस केस में यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। देखो मान लो ए से लेके बी तक कोई भी आपकी बॉडी है, ठीक है। अब बोला क्या गया, सपोज ए से लेके सी तक यूवीएल लोड अप्लाई हो रहा है, तो यूवीएल क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो मतलब कैसे अप्लाई होगा वो, ऐसे यूडीएल की तरह वो हर पॉइंट पे सेम नहीं है, हर पॉइंट पे सेम नहीं है। यूवीएल की तरह मतलब यूवीएल हर पॉइंट पे अलग अलग है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोज 0 किलो न्यूटन है और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है, तो वेरी कहाँ से कर रहा है, 0 to 10, ठीक है। 0 to 10 इंक्रीज हो रहा है, अदर लैंग्वेज में आप कह सकते हैं 10 to 0 डिक्रीज हो रहा है, वो सेम ही बात है। लेकिन पॉइंट क्या है, ए से लेके सी तक जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं,
आप देखोगे कहीं भी लोड सेम नहीं है, किन्हीं भी दो पॉइंट पे लोड आपका सेम नहीं है, उसकी इंटेंसिटी अलग है। यूडीएल में हर पॉइंट पे लोड सेम था, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे लोड चेंज्ड हो चुका है, या तो वो कम हो रहा है या वो इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या है, ग्रेजुअली वेरी कर रहा है वो, तो इसीलिए उसको बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ तक आ गया आपका डी, उसके बाद फिर से आ गया। अगर आप देखोगे इस एरिया में सी से लेके डी तक कौन सा लोड है, सी से लेके डी तक लोड की इंटेंसिटी सेम है ना, तो वो कौन सा बन गया, हर पॉइंट पे लोड सेम है इन बिटवीन सी टू डी, तो वो है आपका यूडीएल, क्योंकि वो 10 किलो न्यूटन ही है। लेकिन डी टू बी और सी टू ए लोड इंटेंसिटी आपकी चेंज हो रही है, तो वो कौन सा है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्लियर, तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया ना। अब एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यूवीएल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें वैल्यू भी दे दी लोड की, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई वो यूवीएल है। पॉइंट लोड का पता लग गया यूनिट्स के साथ, यूडीएल का भी पता लग गया यूनिट्स के साथ, अब यूवीएल का कैसे पता लगेगा, वो भी यूनिट्स के साथ। अगर आप देखोगे दो पॉइंट्स पे लोड की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, वेरी हो रही है, 0 to 10 या फिर 10 to 0, तो इट मीन्स क्या है, आपको वैल्यू मिनिमम भी दी होगी, मैक्सिमम भी दी होगी। आपको बताया होगा लोड इज ग्रेजुअली वेरिंग 0 to 10 किलो न्यूटन, या फिर 10 to 0 ग्रेजुअली डिक्रीजिंग 10 to 0 किलो न्यूटन। ठीक है, अगला कोई और केस भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई बॉडी ले ली हमने ए टू बी, ये कोई सी पॉइंट है बीच में। अगर आप देखोगे इस केस में क्या है, ए पे भी 0 नहीं है, वो कुछ लोड तो लग रहा है, तो सपोज 5 किलो न्यूटन है और यहाँ पे 15 किलो न्यूटन है, तो आपको वैल्यू कैसे दी होगी, वहाँ पे बताया होगा लोड इज एक्टिंग फ्रॉम ए टू सी विच इज ग्रेजुअली वेरिंग फ्रॉम 5 किलो न्यूटन टू 15 किलो न्यूटन। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है आपको विद द पॉइंट्स ए टू सी, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हो गया ग्रेजुअली वेरिंग और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है हमारे 3 टाइप के लोड्स एज पर द एक्शन, कि कैसे कोई भी लोड किसी बॉडी पे एक्ट हो सकता है। तो यही 3 वेज हैं जहां पे एक्ट हो सकता है, और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लोड आपको दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। क्लियर। अब 4th कैटेगरी आ जाती है हमारे पास एज पर द डायरेक्शन, कि लोड कितनी डायरेक्शंस में लग सकता है। अब ये तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो आपको भी 5th क्लास से आप पढ़ रहे हैं कि कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं। कौन कौन सी डायरेक्शंस आती हैं, आप ग्राफ बनाते हो मैथ्स में, है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन, और एक पैरेलल टू जेड एक्सिस हम कंसीडर करके चलते हैं, जो कि होता है आपका इंक्लाइंड एक्सिस, है ना। तो कितने डायरेक्शंस में लोड अप्लाई हो सकता है, वो 3 ही है आपकी सेम। हॉरिजॉन्टल लोड जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई होता है, मान लो कोई बॉक्स है आपके पास, कोई भी बॉडी है ए, हॉरिजॉन्टल लोड क्या हुआ, जो लोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस अप्लाई हो रहा है बॉडी के ऊपर, चाहे वो लेफ्ट टू राइट है चाहे वो राइट टू लेफ्ट है, उससे इशू नहीं है कोई, बट वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लोड। ठीक है, सेकंड आपका वर्टिकल लोड जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कोई मैटर नहीं करता वो टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो कौन सा हो गया वर्टिकल लोड। ठीक है, अब थर्ड क्या है इंक्लाइंड लोड। इंक्लाइंड मतलब उसमें एक्स एक्सिस कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, मतलब वो एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वाई एक्सिस वाला वर्टिकल कंपोनेंट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है इंक्लाइंड। मतलब कोई भी लोड इंक्लाइंड डायरेक्शन में लग रहा है पैरेलल टू जेड एक्सिस जो हम कंसीडर करते हैं, वो हो गया आपका इंक्लाइंड लोड। वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, ये आपका क्या हो गया टाइप ऑफ लोड्स बन गया आपके एज पर द डायरेक्शन। बहुत लंबा चौड़ा नहीं था इसमें काम, बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि वो टाइप्स हैं ऐसी, तो मैंने हल्का सा आपको हिंट दे दिया। आई एम श्योर कि ये तो आपको वैसे ही पता होगा। ठीक है,
अब उसके बाद फिर से एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी आती है लोड्स की, वो है एज पर द कॉन्टैक्ट सरफेस। एज पर द कॉन्टैक्ट सरफेस लोड दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, या फिर आप कह सकते हो कॉन्टैक्ट लोड और नॉन कॉन्टैक्ट लोड। अब कॉन्टैक्ट लोड कौन सा है? कॉन्टैक्ट लोड है आपके फादर ने या आपकी मदर ने, आपके मॉम डैड ने कभी ना कभी तो आपको थप्पड़ मारा होगा ना, आप यहाँ पे खड़े हो, उधर से पापा का थप्पड़ आया, जोर से आपकी गाल पे लगा, तो वो क्या है? कॉन्टैक्ट लोड, कि पापा के हैंड ने या किसी के भी हैंड ने आपकी स्किन को टच किया, फिर आपके ऊपर कोई फोर्सेस अप्लाई हुई और आपके ऊपर, आपका देखो मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया है ना, किसी का दांत निकल के बाहर आ गया, यहाँ पे उंगलियां छप गई सारी, तो वो इफेक्ट आ गया, लोड लगा, फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस आई और आपके ऊपर इफेक्ट आया। तो इफेक्ट कैसे आया? कॉन्टैक्ट लोड के कारण। अब किसी ने, बाहरी फोर्स ने आपकी बॉडी को टच किया, आपकी स्किन को टच किया, ठीक है। अब कोई भी है, मान लो आप चेयर को पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, मार्केट में आप जाते हो, स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी में डीजल खत्म हो गया, तो क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं कि भाई पेट्रोल पंप तक लेके जाना। तो धक्का लगाना क्या है? आप उस बॉडी को टच कर रहे हो, टच करके आप फोर्सेज अप्लाई कर रहे हो, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, कॉन्टैक्ट लोड है। दुनिया में जितने टाइप्स के आप देख रहे हैं, आप काम करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, फोर्सेस अप्लाई करते हैं, कहीं भी आप जोर लगा रहे हो, भार दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो क्या है? हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं समझने के लिए, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी हैं, वो बड़ी गेम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इंटरव्यूज़ के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थोड़ा याद करो, और जिनको याद आ गया ना, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि भाई मुझे पहले याद आ गया था, और एग्जाम्पल भी देना, सिर्फ इतनी मत लिखना कि याद आया मुझे, एग्जाम्पल भी देना कि कौन सी हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट लोड्स का मतलब क्या है? वो लोड्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई तो होते हैं, लेकिन उसकी सरफेस को, उस बॉडी की सरफेस को टच नहीं करते। द टाइप ऑफ लोड्स और फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट लोड। कौन कौन से हो सकते हैं? वो जो आपकी बॉडी को टच नहीं करते लेकिन फिर भी अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, सुना होगा ना आपने, गुरुत्वाकर्षण बल धरती का। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हैं? वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, आपकी बॉडी को टच नहीं करते लेकिन फिर भी अप्लाई होती हैं। और भी बहुत हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पार्क्स में जाके आपने गोल वाला झूला तो लिया ही होगा ना, जब वो गोल वाला झूला तेज चलता है तो क्या होता है? ऑटोमेटिक आप बाहर की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके ऊपर एक फोर्स लगती है बाहर को जो आपको पुश करती है, वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, फिजिक्स में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो क्या है? वो आपकी बॉडी पे अप्लाई तो होती है लेकिन आपको टच नहीं करती, तो क्या है? वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और कौन सी एग्जांपल है वो भी देता हूँ आपको। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के साथ तो बचपन में सबने खेला होगा ना। अब दो मैग्नेट्स जब ऑपोजिट पोल्स वाली आपस में हम पास में लेके जाते हैं तो एक दूसरे को वो क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं, दूर एक दूसरे को भेजती हैं। जब जब सेम पोल्स वाली हम लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भेजती हैं। जब ऑपोजिट पोल्स वाली हम लेके आते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो वो क्या है? फोर्सेस तो है ना। आप मैग्नेट लेके जा रहे हो, एक मिट्टी में लोहे के कुछ टुकड़े पड़े हैं, आपने ढूंढने हैं, तो आप क्या करोगे? मैग्नेट लेके जाओगे, उस मैग्नेट को मिट्टी में घुमाओगे तो सारा लोहा जितना भी होगा वो उसके साथ चिपक जाएगा। तो वो क्या है? वो मैग्नेट ने कुछ जादू नहीं किया, उसने फोर्सेस अब लगाई लोहे के ऊपर और अपने साथ खींच लिया। तो वो कौन सी फोर्सेज हैं? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, वो किसी को टच नहीं करती लेकिन वो फिर भी अप्लाई हो रही हैं। तो ये और बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो कि बॉडी पे लगती हैं लेकिन उसको टच नहीं करती, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट लोड का कंसेप्ट। मैंने आपको पहले पार्ट 1 में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके 2 पार्ट्स करने पड़े। अगर एक ही पार्ट में करते तो वीडियो आपकी 2 घंटे की बन जाती और आप भी बोर हो जाते और मैं भी पढ़ाता पढ़ाता सेम ही टॉपिक थक जाता, है ना। तो ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने लोड के कंसेप्ट को कंप्लीट किया विद ऑल कैटेगरीज। कैटेगरी 1 मैंने आपको पार्ट 1 में समझाई है विद ऑल डिटेल्स, विद ऑल टाइप्स। अदर कैटेगरीज ऑफ द लोड्स विद ऑल टाइप्स मैंने आपको पार्ट 2 में करवा दी। इसके बाद मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 1-2 दिन में नहीं, लेकिन आपको कमेंट पक्का करूंगा, मैं रिप्लाई पक्का दूंगा। हो सकता है कई बार क्या होता है कि देरी हो जाती है ना, कई बार हम देखते नहीं, जहाँ नहीं नज़र में आता, लेकिन आपको जवाब, आपका सोल्यूशन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है।
तो ठीक है भाई, और इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप पूछना ज़रूर, मैं वेट करूंगा उसके लिए। आपका ये लोड का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म हो गया है। वीडियो का पार्ट 1 जिसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट्स किए हमने लोड के बारे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये आपकी वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ कंसेप्ट्स आपके सामने लेके आएँ। थैंक यू सो मच।